फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन ईरान इजराइल हमले में ईरान के 9 लोगों की मौत, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये अटैक हुआ, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया है और उन्होंने बोला था कि तकरीबन 6 घंटे के बाद 12 घंटे और प्लस हम्म। 12 घंटे, उन्होंने ये टाइम प्लान दिया था। पहले 12 घंटे ईरान सीज फायर करेगा और उसके बाद इसराइल 12 घंटे करेगा। हम्म। 6 घंटे का वक्फा दिया था कि हम्म। जो ऑपरेशन में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और जो कार्रवाई चल रही है वो तब तक खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये समय अभी खत्म हो गया और अभी इसके बाद दोनों, क्योंकि दोनों देशों ने बोल दिया है, नेतन्याहू ने बोल दिया है और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया कि वो सीज फायर को भी ऑनर करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि भी आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि कोई ऐसा कोई एक्शन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे। ये आप देखें। और दूसरी चीज जो है, ईरान और इसराइल का जो युद्ध हुआ है, इसराइल ने ऑलरेडी अपना उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। वो चाहते थे कि जो इनके परमाणु बम बनाने के जो संसाधन है उनका पर उनको क्षति पहुंचे और वो ईरान जो है वो अपना परमाणु बम का प्रोग्राम ना आगे बना सके। हम्म। तो नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही था। हम्म। बाकी जो उन्होंने डिग्रेडेशन करनी थी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी की, मिसाइल लॉन्चर्स की, हम्म। वो भी काफी हद तक अचीव हो चुकी है। हम्म। ईरान ने जो काउंटर अटैक किए हैं इसराइल के ऊपर, उनसे जो उनकी मारक क्षमता थी, जो मिसाइल्स का जो जखीरा है उनके पास, तकरीबन 3,000 में से 1,500 जो मिसाइल्स है ईरान के पास जो इसराइल के पास पहुंच सकती थी, अभी उसमें भी काफी हद तक कमी आई है। और इसराइल ने जो खबर आई थी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोडक्शन का जो उनकी जो हम्म। फैक्ट्री है या जो वर्कशॉप्स है या जो भी कुछ है, वो पर वहां पर उन्होंने उसको बर्बाद किया है। तो रेप्लेनिशमेंट नहीं हो रही है ईरान की। तो ईरान अभी समझ गया है कि वो मिलिट्रली काफी हद तक डिग्रेड हो गया है और उसके पास अभी कोई ऐसा और आगे स्कोप नहीं है कि वो आगे इस युद्ध को हम्म। चला सके। हम्म। कहने के लिए तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमने आखिरी दम तक, आखिरी समय तक हमने इसराइल के ऊपर अटैक किया है। हम्म। पर क्वालिटेटिवली इसराइल जो है हम्म। उन्होंने अपने पॉलिटिकल और हम्म। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं। हम्म। ये भी देख आप समझें, इसराइल एक बैटल ठीक हार्डन है। कंट्री है। वो पिछले अब 50 साल से युद्ध ही कर रहा है। उसकी पूरी पॉपुलेशन, उनको हम्म। ड्रिल्स मालूम है, कहाँ हम्म। टनल्स हैं, कहाँ बंकर्स हैं, कहाँ जाना है। हम्म। हम्म। वेरएज ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं, हम्म। चाहे ईरान हो, हम्म। चाहे ठीक है ईरान और इराक का 8 साल का युद्ध हुआ था, पर हम्म। अभी टेक्स हैवी युद्ध हम्म। जो है अभी देखा गया है इन्होंने। हम्म। और ईरान ने अपना जखीरा मिसाइल्स का इसलिए तैयार किया था हम्म। ड्रोन और की, अभी आने वाले समय में हो सकता है इसराइल तौर कर सके। ठीक है। पर जिस हिसाब से कैजुअलिटीज देखी गई हैं, जिस हिसाब से डैमेजेस देखे गए हैं, तो ईरान जो है इसको, हम्म। उनके ऊपर साइकोलॉजिकली काफी इम्पैक्ट आ रहा है हम्म। और वो टूटेंगे। हम्म। आने वाले समय में और भी धीरे हम्म। धीरे जो हम्म। रेडिकलाइज्ड जो डिस्पेंसेशन है हम्म। उसके बरखलाफ भी धीरे धीरे आगे लोग ठीक बाहर है सर। निकलेंगे। आपके पास लौटूंगी, जिसे लेकर ये युद्ध हुआ, जिसे लेकर ये संघर्ष इतने दिनों तक जारी रहा, और अब आप जरा ये समझाने की कोशिश करिए कि जिस न्यूक्लियर पावर को लेकर ईरान इजराइल यानी दोनों कंट्रीज आपस में भिड़े, और उसके बाद आप अगर हम इसे ऐसे समझे कि क्या ईरान इससे डर गया, क्या ईरान पर जो दबाव बनाने की कोशिश थी वो सक्सेसफुल इजराइल और अमेरिका की तरफ से रहा? सतीश जी। हाँ जी। जी। ईरान डरा नहीं है, मैं हम्म। ये नहीं कहता कि ईरान डरा है, बट हम्म। ईरान को उनकी मिलिट्री डिग्रेडेशन के बाद हम्म। जो उनकी जो अभी आगे आने वाले समय में कितना वो और सस्टेन कर सकते थे, हम्म। उसको देखते हुए उन्होंने इस हम्म। युद्ध विराम के लिए क्योंकि सर मंजूरी की है। ईरान की तरफ से तो पहले ये कह दिया गया था कि वो परमाणु शक्ति को हासिल करके रहेंगे, जंग आपने शुरू की हम उसे खत्म करके रहेंगे, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी आप क्या देखते हैं? क्या इसे समझा जाए, कैसे इसे समझा जाए? ठीक है, आज जो सुबह अगर वाइस प्रेसिडेंट जो वेंस हैं, उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बताया है कि ईरान को वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देगा। हम्म। हम्म। अमेरिका या G7 कंट्रीज का ऑलरेडी रिजॉल्व है इसमें, और हम्म। अगर आने वाले समय में वो, अगर वो अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं, ठीक है। तब फिर से कार्रवाई होगी। हम्म। मतलब ये ऑलरेडी संदेश ईरान को दे दिया चुका है कि कोई भी देश, खासकर इवन मिडल ईस्ट में भी, हम्म। ईरान को वेपन नहीं बनने देगा। हम्म। तो ईरान को भी अभी पता लग गया है कि उनके साथ वर्ल्ड का ओपिनियन नहीं है।
ठीक है, रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है कि भाई ये इनका संप्रभुता कर सकते हैं, अपनी सॉवरेनिटी का हाल है। बट कोई भी देश अभी जिसका जिसने अपना एम बनाया, अभी ईरान ने एम बनाया हुआ है कि वो इसराइल को इस जमीन अपना नक्शे से, दुनिया के नक्शे से हटा देगा। तो कौन सा कंट्री जो है उसको मंजूर करेगा? हाँ जी, अभी जैसे नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बता दिया है कि उनका जो उद्देश्य था ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना, वो अचीव हो गया है। ये स्पेशली जो फोर्डो है, नतांज है और ये इस्फाहान है, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा था, वो उन्होंने तकरीबन 60% की एनरिचमेंट कर ली थी। और अगर अभी ना रोकते, तो अगर ईरान 90% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लेता, तो तकरीबन 10 बॉम्ब बना सकता था। तो वो चीज इन्होंने अभी ध्वस्त कर दिया है। यूएसए के जो एक्शंस हुए हैं, जो उनके बॉम्बर्स ने, GBU-57 ने जो B-2 स्टेल्थ ने गिराया, वो खत्म हो गया फाइनली। और उनको करीब 30 साल पीछे धकेल दिया ईरान को इस प्रोग्राम से। और एट द सेम टाइम इजराइल ये भी बोल रहा है कि उनकी जो मिलिट्री डिग्रेडेशन की है ईरान की, वो भी था उनके वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और साथ ही साथ में उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी जो मिलिट्री हायरार्की, सबको बर्बाद कर दिया है। लेकिन सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या ईरान सच में इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करके वो चुपचाप बैठेगा? क्योंकि खामनेई सबसे पहले पोस्ट करके बोलते हैं कि जंग की शुरुआत हो गई। खामनेई, जिनके ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि जंग की शुरुआत आपने की, उसका खात्मा हम करेंगे। और फिर जब जिस परमाणु शक्ति को हासिल करने को लेकर खामनेई की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था, और क्या अब इसके बाद वो शांत रहेंगे? मुझे लगता है कि अल खमेनी को और ये जो डिस्पेंसेशन है, उनको भी समझ में आ गया कि वर्ल्ड जो है बहुत सीरियस है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को देखते हुए। अभी अल खमेनी को सब पता लग गया है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मिडल ईस्ट की कंट्री कोई नहीं करेगी ना। कोई उन्होंने देखा कि मुस्लिम वर्ल्ड ने या OIC की कंट्रीज ने किसी ने मदद की है, ना कोई सामने है। जो सोच रहे थे कि दोस्त है जो उनके सामने साथ आएंगे, वो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अल खमेनी एक तरीके से अलग थलग पड़ गया है ईरान का, जो ईरान देश है, और उनको कहीं से पॉजिटिव सपोर्ट नहीं आया है। वो एक होती लिप सर्विस कि बोलते रहे कि ठीक है जी, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। जो अगर आप देखें, फॉरेन मिनिस्टर जो गए हैं ईरान के, रशिया में गए थे, तो पुतिन ने क्या रिमार्क दिया? पुतिन ने बोला कि रशिया जो है ईरान की पब्लिक के साथ है। उन्होंने ये नहीं बोला कि रशिया जो है ईरान की मिलिट्रीली मदद करेगा। ठीक है, बीच में उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि भाई ठीक है, उनके एक लीडर ने बोला रशिया के कि अब यहाँ से भी न्यूक्लियर जो है बॉम्ब दे सकते हैं। बट ये सब कहने की बातें होती हैं, ये एक लिप सर्विस थी। और अल खमेनी को पता लग गया था कि वो उसके पास संसाधन खत्म हो रहे हैं और ये युद्ध सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर आप ये भी देखें कि अगर वो यूएसए को बर्बाद करना चाहता था, वो सोच रहे थे कि हम यूएसए के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, वो तो हुआ नहीं है। उन्होंने कतार में भेजे और कतार में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और कतार ने भी ऑब्जेक्शन की, भाई हम तो ईरान के साथ डायलॉग की बात करते हैं, ये हमारे ऊपर ही युद्ध कर रहे हैं। तो ये सब चीजें खमेनी ने देखी हैं। और ये भी आप देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया, इतना इनका मिलिट्री डिग्रेडेशन हो गया है कि ये अब इनको भी अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी को बनाने के लिए, आगे आने वाले युद्ध के लिए अगर सोचते हैं कि हम युद्ध करेंगे, इनको कम से कम अगले 15 से 20 साल और लगेंगे। तो समय उनके पास है नहीं, युद्ध वो हार रहे हैं, तो उनको फेस सेविंग है। एक और चीज देखने में अगर हम देखें कि ईरान के अंदर भी थोड़ा सा रोष है रेडिकलाइज्ड डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट। तो अल खमेनी ने उसको समझा और ये भी देख रहे थे कि भाई अभी जो है इस रोष को भी कम करना है, क्योंकि उन्होंने इतनी कैजुअलिटीज नहीं देखी है। प्रेजेंट जनरेशन है कि जहां पर तकरीबन 800-850 लोग की उनकी मौत हुई है, और काफी 1500 से 2000 तक तो इंजर्ड है, और काफी डैमेज भी हुआ है। तो ये सब देखते हुए अल खमेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उसको अपनी फेस सेविंग के लिए उसने लास्ट में थोड़े से फायरवर्क्स दिखा दिए हैं, दोहा के ऊपर कर दिया, या थोड़ा इराक में कर दिया, थोड़ा सीरिया में कर दिया। तो ये इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और यूएस ने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर ईरान कुछ ज्यादा हरकत यूएसए के ऊपर करेगा तो उसके नतीजे उसको भी। लेकिन सर, सवाल इसमें ये भी उठ रहे हैं कि क्या कतर में अमेरिका के एयरबेस में अटैक करने के बाद ट्रंप ने बैकवर्ड किया अपने आप को, इससे पीछे वो हटे और इसलिए सीज फायर का उन्होंने ऐलान कर दिया?
देखो, जो ईरान ने कतर में किया वो हम्म। तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनता को भी बताना है कि अगर यूएसए ने उनके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में अटैक किया तो ईरान ने क्या किया, तो हम्म। ईरान को तो करना ही चाहिए था, करना ही पड़ेगा, और को उनको अपनी फेस सेविंग करनी थी। हालांकि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हम्म। बट यस, ट्रम्प को भी थोड़ी चिंता डेफिनेटली है कि हम्म। अगर उनके जो यूएस बेसिस है, 30 से 40 हजार लोग मिडल ईस्ट में डिप्लॉयड है उनके अपने बेसिस में, हम्म। तो वो नहीं चाहते कि कोई कैजुअलिटी हो, और यूएसए के जो कोई ट्रुप्स जो है उनके हम्म। बॉडी बैग्स वापस यूएसए पहुंचे, तब हम्म। ट्रम्प जो है बहुत प्रेशर में आ जाते। हम्म। तो उनकी भी एक तरीके से उस चीज को उन्होंने संभाला है, हम्म। अपनी अपनी इमेज को यूएसए में, क्योंकि सेनेट्स भी काफी उनके अगेंस्ट थे, सेनेटर्स भी काफी अगेंस्ट थे, बिल्कुल। मागा जो का ग्रुप है वो काफी अगेंस्ट है युद्ध के हम्म। अगेंस्ट। हम्म। लेकिन सर, अमेरिका का अगर हम जिक्र करें और डोनाल्ड ट्रंप का हम जिक्र करें, डोनाल्ड ट्रंप जो इस नारे के साथ चुनाव में आए और अभी भी जहां जाते इसी बात का जिक्र करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अब उनके ही देश में विरोध की लहर है, उनके ही देश में वो घिरते नजर आ रहे हैं। और पूरी स्ट्रैटेजी इस बीच अगर हम देखें ईरान इजराइल युद्ध में पूरी स्ट्रैटेजी, तो आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को? देखिए, इन ए वे ट्रम्प की जो ट्रम्प भी एक्सपोज हुए हैं, जो उनकी मैच्योरिटी होनी चाहिए एक यूएस के प्रेसिडेंट वाली, वो चीज़ नहीं नजर आ रही है। वो हम्म। एक बचकानी बातों में अपना क्रेडिट लेने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो बीच में ट्वीट कर दिया उन्होंने, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो कनाडा गए थे, वहां से जब उन्होंने बात की थी, उन्होंने उस चीज को बड़ा क्लियर कर दिया कि आपने ना कोई बातचीत की है, हमारे तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के जब डीजीएमओ आए थे, सीज फायर की बात हुई तो हमने उनकी बात मानी है। एक तो वहां पर उनकी काफी करकरी हो रही है, उनकी स्टैंडिंग खराब हो रही है। पर अभी ट्रंप अगर आप बोले कि अगर वो सीज फायर उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और हम्म। अगर सीज फायर नहीं होता तो उनके लिए और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अभी ये ट्रम्प जो है चाहेंगे कि जो बार बार ट्वीट कर रहे हैं और एक तरीके से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईरान को और इजराइल जो है ना फायर करे, ना आपस में मिसाइल फेंके, अभी सीज फायर इज इन इफेक्ट। तो अभी ट्रम्प की भी अपनी इज्जत दांव में लगी हुई है इस पूरे इशू में। हाँ, जाहिर तौर पर, और ट्रंप की भूमिका को लेकर भी बात करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जब सबसे पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया जाता है तो अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि उसे लेकर कोई जानकारी, लेकिन फिर बाद में ट्रंप अपने ही बयान से पलट जाते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर हम देखें कि ट्रंप डिप्लोमेटिक टेबल पर शांति वार्ता की बात करते हैं। तीसरी बड़ी बात सर कि ट्रंप कहते हैं कि दो सप्ताह का उन्हें समय भी देते हैं कि इस चीज को हम बातचीत कर सकते हैं ईरान को, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अचानक से अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाता है। तो क्या ट्रंप की यहां पर स्ट्रैटेजी आप समझ पाए? क्या ट्रंप ने यहां पर बरगलाने की कोशिश की? नहीं, अगर आप समझें, जब से ये एक साल, मैं आपको एक साल का देता हूं, अगर वापस पृष्ठभूमि में जाएं, हम्म। तो यूएसए और इजराइल हम्म। जो थे वो डेफिनेटली ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, हम्म। वेपनाइजेशन का, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे क्या चल रहा है, तैयारी भी चल रही थी। हम्म। और जब ट्रम्प आए, प्रेसिडेंटशिप बनी, और उसी हिसाब से वो हम्म। आए, उन्होंने बोला कि हम चाहेंगे कि कोई युद्ध ना हो। पर ट्रम्प को भी, हम्म। ट्रम्प का भी डिस्पेंसेशन काफी सेंसिटिव है ईरान की वेपनाइजेशन के लिए। हम्म। तो वो इनका प्लान चल रहा था, हम्म। और जिस हिसाब से ऑफ सिंदूर में सडनली सीज फायर के लिए उन्होंने प्रेशर डाला होगा हम्म। डिप्लोमेट्स ने, हम्म। इंडिया तो ऑलरेडी विनिंग पोजीशन में था, इंडिया तो चाहता तो 2 दिन और सर, लड़ाई वक्त की कर कमी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और होगा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल, ये तीनों, और सबसे बड़ी बात कि जब ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम किया जाता है तो क्या तीनों कंट्रीज के बीच ये विन विन सिचुएशन रहा, और अगर रहा तो कैसे? बहुत शॉर्ट में सर आप जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपको ये बताता हूँ, अमेरिका का विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उनकी थोड़ी सी इज्जत बच गई है। हम्म। अगर सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता, और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बता दिया है, अपने यूएसए में लोगों को बता दिया ठीक कि हमने ईरान के अगेंस्ट कार्रवाई की है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, ठीक है उन्होंने सर। बॉम्बर। अभी अभी इजराइल इजराइल जो है, हम्म। वो उनकी पूरी विन विन सिचुएशन है। वो जब युद्ध में गए थे, जब उन्होंने 13 जून को फायर एयर असॉल्ट किया था, उनके जब न्यूक्लियर के साइंटिस्ट मरे थे, उनका प्लान ही यही था
कि भाई हमने इनको वेपन नहीं बनने देना और इजराइल का ठीक है भी सर, वक्त की थोड़ी कमी है, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए।